नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 14 फरवरी वैसे तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती है, लेकिन 2019 14 फरवरी के बाद से कम से कम भारत इस तारीख को कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इस दिन हमने अपने 40 जांबाज पुलवामा में खो दिए थे। उनकी शहादत हुई थी। सीमा पार से कुछ सिरफिरों ने साजिश रची और 2,500 के आसपास हमारे सीआरपीएफ के जो जवान काफिले के रूप में जा रहे थे उनको टारगेट किया और हमारे 40 जवान देखते ही देखते शहीद हो गए। उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार ने, वायुसेना ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान की सीमा में घुस करके बालाकोट में एक आतंकी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर दिया था, जिसमें सूचना ये मिली थी कि करीब 300 के आसपास आतंकवादी और उनके ट्रेनर मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन खबरें तो आ ही जाती हैं। इस तरह की खबरें कभी दबती और छिपती नहीं हैं। आज पुलवामा की उस घटना की दूसरी बरसी थी और जाहिर है पूरा देश उन जांबाजों को स्मरण कर रहा था, उनको श्रद्धांजलि दे रहा था। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर जम्मू बस स्टैंड के पास से आई कि करीब 7 किलो आरडीएक्स या दूसरा विस्फोटक पुलिस ने वहां से बरामद किया। और यह भी सूचना मिली कि वो पुलवामा की बरसी पर ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। कुछ उसी तरह की हरकत पिछले दिनों जब डीडीसी के चुनाव हो रहे थे तब भी हुआ था, जब नागरोटा में 4 मिलिटेंट को भारी एमिनेशन के साथ न्यूट्रलाइज किया गया था। किस तरह की चुनौतियां अभी भी भारत के सामने हैं और इनसे कैसे पार पाया जाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और काउंटर टेररिज्म हो या वार सिचुएशंस हो उनमें बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले, बहुत ही माहिर और अमेरिका से भी काउंटर टेररिज्म की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के लौटे, यहाँ भी जम्मू कश्मीर में और पूर्वोत्तर में, इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में भी तैनात रह चुके, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल AK सिवाच साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत मेहरबानी चौधरी साहब। सिवाच साहब, सबसे पहले तो जो 2 साल पहले घटना हुई थी उसके बाद हालांकि भारत ने पाकिस्तान में उसके घर में घुस करके उसका प्रतिकार किया था, उसको जवाब दिया था, लेकिन उसके बाद भी सीज फायर का उल्लंघन, घुसपैठ की लगातार कोशिश, नगरोटा वाला इंसिडेंट हमारे सामने है और भी बहुत सारी अलग अलग जगहों पर, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, पंजाब का हो या जम्मू कश्मीर का हो, पीओके से लगता हुआ इलाका हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। लगातार साजिशों को पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। इसके बावजूद कि FATF की बैठक इसी महीने है और ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे सूची में है, तब भी इस तरह की हरकतें, क्या उसको इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है कि वो ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है? और इसके बाद तो जिस तरीके से भारत ने ये मसला उठाया है, इनके एक मंत्री ने भी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर के, फवाद चौधरी ने कह दिया था कि पुलवामा का जो हादसा है या जो कार्रवाई थी वो पूरी कौम की कामयाबी है। तो इतनी बेशर्मी के साथ कोई सेंट्रल मिनिस्टर आपकी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आप ही को अगर नंगा कर दे, आपकी साजिशों को अगर पूरे विश्व में जग जाहिर कर दे, और फिर भी तमाम तरह के खतरों के बावजूद कि आप ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं, फिर भी इस तरह की साजिशें। हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, देखो इसमें शक और सवाल नहीं कि जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी मोदी की, जो पहले NDA 1 में, तो उन्होंने सोचा था कि हम अपने
जो पड़ोसी देश है उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे करें, और थे काफी हद तक बाकी देशों के साथ, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव हो, मगर पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, तो वो उनको इम्प्रूव करना चाहते थे, और बड़ी पहल की मोदी ने, की गवर्नमेंट ने, और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिस्क लेके पाकिस्तान में भी बिना बुलाए गए एक प्रकार से नवाज शरीफ की जो घर पे जो फंक्शन था उसको अटेंड करने। तो एक वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बढ़े, दोनों देश बढ़ते हुए हैं, इकोनॉमी कमजोर है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बुरी हालत थी, मगर जिस प्रकार से हमने रिस्पॉन्स देखा पाकिस्तान का, वो बड़ा एक प्रकार से आपको को कमजोर था, और जिस प्रकार जो हमारे हाथ जो दोस्ती का बढ़ाया गया वो उल्टा समझा गया उन्होंने। उन्होंने उसके बाद पठानकोट किया, और पठानकोट करने के बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जो आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व थे, और इसके बाद वो शरेआम आतंकवाद को फैलाने लगे, जिस प्रकार से आतंकवादी भेजने की कोशिश करे थे, और हर साल सीज फायर वायलेशन, उसके बाद 400 से 500 आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे होते थे, वो घुसने की कोशिश करते थे। तो इसके बाद भारत ने सोच लिया इनफ इज इनफ, और जिस प्रकार से उड़ी के बाद भारत ने उसका रिस्पॉन्स दिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, वो फिर बता दिया पाकिस्तान को कि ये एक न्यू नॉर्मल है। अगर आप भारत के अंदर आतंकवादी घटना करेंगे और हमारे थ्रेश होल्ड को आप चले जाएंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, तो भारत रिएक्ट करेगा और आपके घर में घुस के मारेगा, और प्लेस ऑफ ओन चूजिंग एंड टाइम ऑफ ओन चूजिंग, ये साफ सुथरे शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया गया था जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उड़ी के बाद। और जब इन्होंने पुलवामा किया तो उसके बाद, जिसलिए जैसे हमने पहले ही पास कर दिया था कि भारत चुप नहीं रहने वाला, भारत आपको इसकी पनिशमेंट देगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो पुलवामा के बाद भारत के जो मिराज 2000 का जो एक प्रकार से जहाज गए 12 के करीब, वो क्रॉस कर गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बालाकोट में जाके उन्होंने आतंकवाद का जो एक प्रकार से बहुत बड़ा गढ़ था उसको तमाम नष्ट कर दिया, जिसमें 250 से 300 आतंकवादी मारे गए, और ये कोई बात छुपी नहीं, ये सबको पता है। तो ऐसे में हमने दो तीन बातें की। एक तो पाकिस्तान को दोबारा समझा दिया, अगर आप कोई ऐसी घटना भारत के अंदर करेंगे, भारत चुप नहीं रहने वाला, भारत बदला हुआ भारत है, भारत पाकिस्तान में घुस के मारेगा। और दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान बार बार धमकी देता था कि हमारे पास हथियार है, न्यूक्लियर हथियार है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे अगर भारत हमारे अंदर आके कोई कार्रवाई करता है, उसको हमने एक्सपोज कर दिया। न्यूक्लियर जो ब्लफ था उसको हमने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान को बताया अगर न्यूक्लियर हथियार बच्चों का टॉय नहीं है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, इट इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज अ वेपन ऑफ पीस, a weapon of you can say that it is only of deterrence। तो ऐसे में भारत ने एक नया नॉर्म सेट कर दिया था पाकिस्तान के लिए कि अगर आप आतंकवादी घटनाओं से बात नहीं आएंगे तो भारत इसका जवाब आपको बहुत जबरदस्त देगा। मगर पाकिस्तान ऐसा देश है वो मानने वाला नहीं है, वो करता रहता है। पर पाकिस्तान ने दो तीन चीजें में बदलाव किया है। एक तो उसने कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं करना चाहता वो जिससे कि इंटरनेशनल उसकी ऊपर छाया पे, इमेज पे छाया पड़े, और दूसरा भारत उस पर रिएक्ट करे। छोटे छोटे कार्रवाई करना चाहता है जो कि थ्रेश होल्ड से कम हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए उसने आतंकवादी की घटनाओं को छोड़ा नहीं है, और वो कश्मीर के अंदर एक प्रकार से आतंकवादी भेजना चाहता है, और आतंकवादी बैठे हुए थे 500 के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल में। ये अलग बात है कि हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत स्ट्रांग है, और इस साल हमने 250 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में थे या आपके इंटरलैंड में थे। और हुआ क्या कि आज की तारीख में जो मिलिटेंट की लीडरशिप है, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की बिल्कुल खत्म हो गई। अब वो अल बदर ग्रुप है उसको अपना रहे हैं, उसको उठा रहे हैं उसको भी, और वो अब चाहते हैं कि नए आतंकवादी आए, नई लीडरशिप आए, क्योंकि अभी 150 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। इस तरीके से आतंकवाद 1.5-2 साल में खत्म हो जाएगा। और एक जी चीज जी। बड़ी हुई कि जब से आर्टिकल 370 35 एब्रोगेट हुआ है,
डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, पंचायत इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी आ गई। ऐसे में तो पाकिस्तान के ऊपर तो सांप लौट गया कि उन्होंने सोचा कि ये जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, जिस प्रकार से शांति आ रही है कश्मीर घाटी में, तो उनको उनकी दे हैव लॉस्ट द वॉर, और हमारा जो ऑल आउट ऑपरेशन है वो बड़ा सक्सेसफुल है। और ऐसे में हो क्या रहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, वहां से आवाज उठने लगी है कि वो भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते और वो भारत में मिलना चाहते हैं। ऐसे में सिचुएशन बड़ी नाजुक है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता। पाकिस्तान की तो आदत ऐसी है कि जैसे कि एक वो कुत्ता होता है, उसको पूंछ को कितना ही आप सीधा करने की कोशिश करो मगर वो टेढ़ी टेढ़ी रहती है। तो इसने ये हरकत करने की कोशिश की। देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट इस जो इंसिडेंट हुआ है जम्मू में, जहां पकड़ा गया है 7 kg के करीब एक्सप्लोसिव, इसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्व की है। एक तो जी जी। उन्होंने स्टूडेंट का इस्तेमाल किया है, जो कि पुलवामा का कश्मीरी स्टूडेंट जो चंडीगढ़ में पढ़ रहे थे उनका इस्तेमाल किया है, उनके ऊपर शक नहीं होगा। दूसरा बात है कि वो अल बदर ग्रुप को उठा रहे हैं, क्योंकि जो एक प्रकार से अल बदर ग्रुप के ऊपर फोकस नहीं है, इंटरनेशनल फोकस नहीं है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फोकस नहीं है, उसका इस्तेमाल करें। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहीं ना कहीं अभी जो है कॉमनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जम्मू को सिलेक्ट किया और टारगेट एरिया उन्होंने रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या रघुनाथ टेम्पल ऐसा कोई करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर थी और उन्होंने उसको नैब कर लिया, मगर इन चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरग्राउंड वर्क का नेटवर्क अभी भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं कहीं खामी है कि ये इतना एक्सप्लोसिव आया कैसे, क्या कैसे, क्या वो आईबी से आया, क्या वो ड्रोन के वजह आया, क्या वो आपके टनल से आया, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है, भारत को इसके लिए हरदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। जनरल साहब, मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ कि पहले आमतौर पर घुसपैठ जो है वो पीओके की तरफ से होती थी, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है। सांबा सेक्टर को इन लोगों ने एक सॉफ्ट टारगेट मान लिया है, और वहां से इनकी जो वहाँ बटालियन वगैरह जो है तैनात है पाकिस्तानियों की, वहां से वो या तो सुरंग के जरिए या दूसरे जरिए घुसपैठ कराने में कामयाब हो रहे हैं। तो जो हमारी फोर्सेस है, उनको ऐसे में अब कौन से उपाय करने पड़ेंगे? हाँ देखो, बिल्कुल ठीक बताया आपने, उनका फोकस अभी शिफ्ट हो गया है लाइन ऑफ कंट्रोल की बजाय इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड सक्षम है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वहां उनको सक्सेस नहीं मिल रही, तो वो आईबी सेक्टर में है। आईबी सेक्टर की तीन चार बड़ी महत्व वाली बातें उनको समझना पड़ेगा। एक तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो जो है आपका सांबा, कठुआ, हीरानगर, जम्मू का इलाका, ये कांडी का इलाका है, इसके अंदर नदी नाले बहुत हैं, और इसके अंदर इन जो आपकी आईबी की फेंस बनाना है वो मुश्किल हो जाती है। और ऐसे में जो है आतंकवादियों ने क्या किया है, आर्मी की मदद से, आईएसआई की मदद से वो टनल का इफेक्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों तरफ सरकंडे बहुत हैं और ऐसे में बड़ा आसानी से टनल को छुपाया जा सकता है और उसका पता लगाना मुश्किल है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आईबी से लेके जो हमारा इंटरनेशनल जो रोड आ रही है, नेशनल हाईवे, उसका डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर है, कहीं 5-6। अगर वो आईबी को क्रॉस करके नेशनल हाईवे पे आ जाते हैं तो उसका जो पकड़ना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरी बात क्या है कि वहां पर अभी भी ओवरग्राउंड वर्क का नेटवर्क चल रहा है आईबी सेक्टर में भी, इसमें कोई शक और सवाल नहीं, वो सक्सेसफुल है। जब कहीं इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, उन लोगों को वहां से कश्मीर घाटी तक पहुंचाने का काम ये स्लीपर सेल और ओजीडब्ल्यू करते हैं। तो ऐसे में इन्होंने ये देखा है कि अब फोकस, क्योंकि आईबी की तरफ कम था, आईबी में इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, सिंगल टीयर थी, और जो डिफेंस आपकी 2 और 3 टीयर नहीं थी, और इतना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना मजबूत नहीं था जितना कि लाइन ऑफ कंट्रोल में था। तो इन्होंने इसका इस्तेमाल किया, यहां पर टनल भी बनाई इन्होंने, जहां पर ये सोचा कि वैसे नहीं इन्फिल्ट्रेशन कर सकते, और जैसे मैंने बताया सरकंडे घास बड़े बड़े हैं उसका इस्तेमाल किया, और ड्रोन का बड़ा इस्तेमाल किया है इन्होंने, कम से कम वेपन अम्यूनिशन और ड्रग्स
प्लस एक्सप्लोसिव भेजने के लिए, ये भी कार्रवाई की। तो अभी हमें अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें अपना इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड आईबी पे मजबूत करना पड़ेगा, हमें सर्विलेंस डिवाइस लगाने पड़ेंगे, हमें 2 या 3 टियर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें अपना ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए, क्योंकि ये हादसे बार बार होंगे। एक आप सोचो, एक अगर ये हादसा चल गया, अगर ये हो जाता और ऐसे इलाके में जहां पर लोग बहुत ज्यादा होते, तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होता। तो इसमें सच्चाई है कि हमें अभी अपना आईबी की तरफ फोकस बढ़ाना पड़ेगा। शिवाज साहब, 9 महीने हमारी सेनाएं चीन की सेनाओं के सामने खड़ी रही। इससे पहले 2017 में डोकलाम में चीन को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। यहाँ भी वापस उल्टे पांव जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान अच्छे तरीके से समझता है कि जो भारतीय सेना उसको कई बार हरा चुकी है, वो अब चीन के सामने आंखों में आंखें डाल करके खड़े होने और उसको 2 बार कम से कम वापस भेजने के लिए मजबूर कर चुकी है। ऐसी सेना से पाकिस्तानी सेना लड़ नहीं सकती है। आमने सामने की जंग जीतने की तो छोड़ दीजिए, खड़े रहने की भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए कई तरह की साजिशें रचते रहते हैं। चाहे पाक अधिकृत कश्मीर के नौजवान हो जो भटके हुए हैं, या हमारे जम्मू कश्मीर के इलाके के कुछ ऐसे परिवारों के लड़के हों जिनको लालच दे करके, पैसे दे करके उनको बहका करके ले जाते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं और फिर मरवाने के लिए भेज देते हैं। ये खेल पाकिस्तान का लंबे समय से चल रहा है, अपनी सेना की जान बचाने के लिए, खाल बचाने के लिए। लेकिन अभी नई सूचना मिल रही है कि टर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए बलूचिस्तान में भी और एलओसी पर भी अपनी कुछ टुकड़ियां भेजी हैं। इसके बारे में आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? और ये जो नई चुनौती भारत के सामने टर्की पेश कर रहा है एक अलग तरीके से, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखो चौधरी साहब, जो टर्की एक ऐसा देश है जो कि एक मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है, और वो एक सऊदी अरेबिया की जो डोमिनेंट थी मुस्लिम वर्ल्ड में, उसको चैलेंज कर रहा है। और एक ये दूसरा नया गुट पैदा कर रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी अब इसके साथ शामिल है, ईरान भी किसी हद तक शामिल हो गया है। और ऐसे में अगर आप टर्की को देखें, जो एर्दोगन है, उसने अपने कुछ एक जो स्पेशल फोर्सेस के थे जवान, उनको इन्होंने अजरबैजान में भी भेजा था अर्मेनिया के लिए लड़ने के लिए, अर्मेनिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और ये भी सच्चाई है कि वहां पर उन्होंने ड्रोन भी दिए थे और काफी मदद की थी अजरबैजान को, और उससे ये भी सच्चाई है कि अजरबैजान की अर्मेनिया पे जीत हुई और नारगोन कारबोक इलाका जो है उसको फ्री करा दिया। तो ऐसे में जो टर्की है उसकी स्पेशल फोर्सेस काफी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, और उनकी जो आर्मी है स्ट्रांग है। देखो टर्की को आप ये भी समझो, इसने S-400 लिए रशिया से, और अमेरिका के कहने पे कि उसके ऊपर काटसा लगेगा, कि सैंक्शन लग जाएंगे, फिर भी लिया, और अभी उनको F-35 नहीं मिल रहे। तो ऐसे में मुझे ये शक और सवाल नहीं है कि टर्की की जो फौज है वो काफी हद तक मजबूत है, इवन इन नेटो कंट्री। अभी आप आ जाती है कि बात की इनके 2 बटालियन के करीब जो स्पेशल फोर्सेस की है वो आई है पाकिस्तान में, और ऐसा लगता है उनका मेन फोकस है बलूचिस्तान। वो क्यों है? क्योंकि उसमें चीन भी इन्वॉल्व है, चीन ने भी प्रेशर डाला है, और कहीं ना कहीं चीन का जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें इसको बहुत खतरा हो गया बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से। और उसको लग रहा है कि ये जो अभी टारगेट करेगी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो फ्रीडम फाइटर हैं, और उनका ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक बड़ा अहमियत का है चीन के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार से फ्रंट लाइन जो प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, अगर ये फेल हो जाता है तो बड़ा मुश्किल। तो ऐसे में यही है कि कम से कम 2 बटालियन आई है बलूचिस्तान में, और कुछ ऐसी फोर्स भी है, दस्ते भी, जिसको उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल में भी लाया है। तो ये एक चिंता का विषय है, मगर भारत की फौज इसके लिए तैयार है। और अगर ये बातचीत आई है, ये खबर पुख्ता है कि चीन के इनके कहने पे पाकिस्तान में टर्की की स्पेशल फोर्सेज आई हैं, स्पेशली आई हैं बलूचिस्तान में, और वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर कुछ एक दस्ते इसके आए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, पर भारत बिल्कुल तैयार है।
जो बात आप कह रहे थे कि क्या पाकिस्तान कि क्या आजकल कितनी काबिलियत है, इसमें कोई शक व सवाल नहीं। लास्ट 4-5 साल में पाकिस्तान की फौज बड़ी कमजोर हो गई है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर है, वो हफ्ता से ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ सकते। उनकी जो देश की फाइनेंशियल कंडीशन, $115 बिलियन का उनका डेट है, तो और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4.6 है, और वो 10 दिन का उनका इंपोर्ट नहीं दे सकता, और जो एक प्रकार उनका फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान से कम है, इन्फ्लेशन रेट 30% से ज्यादा है। ऐसे में इनके पास ऑयल नहीं है हफ्ते से ज्यादा लड़ने। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की हिम्मत है कि वो लड़ाई लड़ सके। वो तो अभी पिट्ठू बन गया चीन का, वो चीन के कहने पे जो कार्रवाई कर रहा है, ये भी समझना पड़ेगा। और इसको यह भी मालूम है कि पाकिस्तान को कि इस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को वो करता रहा, तो वो टाइम दूर नहीं जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे से ब्लैक लिस्ट में कर सकती है। भारत ने पुख्ता इनपुट दिए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कि किस प्रकार से इन्वॉल्व है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में कुछ नहीं कर रहा है। और जो भी आतंकवादियों को, चाहे वो मसूद अजहर है या आपका लश्कर तौबा के जो कमांडर हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, और वो भी लिया है एक छोटे से चार्जेस के लिए। इसका मतलब पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल फोरम में, और यह दिखाया जाए, इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करना चाहिए, क्योंकि ना ये हाफिज सही, ना ये मसूद अजहर, किसी पे एक्शन। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि आज इंटरपोल ने भी उसके ऊपर रेड जो वारंट जारी किया है पूरे जैसे मोहम्मद के कमांडर मसूद अजहर और उसकी फैमिली पे। तो एक प्रकार एक बार नहीं 2-3 बार कर चुके हैं। वो दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद में लिपटा हुआ है, और 100 से ज्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट जो हैं, ऑलमोस्ट 60% इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर किए हैं, वो पाकिस्तान में है। यह है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। तो पाकिस्तान को तो जितनी जल्दी ब्लैक लिस्ट पे किया जाए वो वर्ल्ड के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको टेररिस्तान करना चाहिए, मानने को तैयार नहीं है, और आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी कुमार सिवाच साहब, जनरल साहब, जुड़ने के लिए और इन मुद्दों पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद चौधरी साहब, जय हिंद।